नेपाल की टीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो उनके जो प्रेजेंट प्लेयर्स हैं टीम में जो लगातार इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए हमें नजर आते हैं उनके बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशंस लगातार आपके सामने की है। उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है ये बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो शायद आपने कहीं ना कहीं हमसे पूछने की कोशिश की होगी या फिर आपके जहन में चल रही होगी कि इस प्लेयर के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस प्लेयर को यहाँ पर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर उस प्लेयर को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए कि या फिर नहीं करना चाहिए। इस जो एक पुल जो रेडी है कुछ प्लेयर्स का, अगर आप देखें इस जो सीनियर टीम है ऑलरेडी उसके बाहर जो प्लेयर्स रेडी यहाँ पर हो रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है कि क्या अब वक्त आ गया है कि उन न्यू टैलेंट्स को, न्यू प्रॉमिसिंग टैलेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। हम यहाँ पर ओडीआई की बात कर रहे हैं, देखिएगा स्पेसिफिकली यहाँ पर ओडीआई की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि नेपाल के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है वो रही है उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट की, और कई कई सिचुएशन में बॉलिंग डिपार्टमेंट भी एक इशू रहा है, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट भी सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन रहा है। और एक नंबर्स में आपको बताऊं, इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप पूरा जरूर सुनिए क्योंकि बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बात होगी और बहुत सारी चीजें जो हमने इसमें कही हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टीम को कि वो एक स्ट्रॉन्ग ओडीआई साइड बिल्ड कर सके, लेकिन उसमें उनकी इंटेंट की भी जरूरत पड़ेगी। आखिर उनका इंटेंट क्या है, क्या वो करना चाहते हैं या फिर नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स है और वो ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो लास्ट वाला खत्म हुआ उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 12 मरतबा जो है वो ऐसा हुआ कि नेपाल ने पहले बैटिंग की। जी हाँ, 12 बार ऐसा हुआ था लास्ट वर्ल्ड कप 2 में कि नेपाल ने पहले बैटिंग की है, उसमें से महज 3 बार वो 50 ओवर पूरे बैटिंग कर पाए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्ट भी है और आपके सामने एक नंबर्स भी हम रख रहे हैं। 12 में से 3 बार वो सिर्फ 50 ओवर पूरे बैटिंग कर पाए जब भी पहले बैटिंग नेपाल ने किया। उसमें भी अगर आप देखें उसमें उन 12 बारों में से 3 बार उन्होंने अपने होम टीयू में टीयू ग्राउंड पर बैटिंग की है, उसमें एक बार भी वो 50 ओवर पूरे अपने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अगर हम बात करें जो राष्ट्र क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 हुआ था तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ कहानी बयां करता है कि जब पहले बैटिंग आई है या फिर 50 ओवर पूरे बैटिंग करना भी एक बहुत बड़ा इशू नेपाल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले तो इसी पे आप क्या कहेंगे, फिर बात करेंगे हम हमारे जो प्रॉमिसिंग टैलेंट्स हैं उनके बारे में। नहीं देखिए, ये नंबर बहुत क्लैरिफाई करते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अगर आप देखें 2019 से 2023 के वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 गेम्स टीयू में तो 12 में से आपने बताया सिर्फ 3 मरतबा, माफ कीजिएगा, पूरे ओवरऑल अगर हम देखें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में लास्ट जो राउंड लास्ट सेक्शन जो हुआ 2023 का, उसमें 12 में से सिर्फ 3 बार टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर खेले हैं अगर हम बात करें। और वहीं पर टीयू में 3 बार में से तीनों बार जो पहले बैटिंग आई नहीं खेल पाए 50 ओवर। तो ये अपने आप में एक बहुत हॉरिफाइड नंबर है, ये कोई आम नंबर नहीं है। आप बात कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट की, और वो ओडीआई क्रिकेट जहां पर सेव करना होता है, वरना सब कुछ चला जाएगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ चला जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास रहने को। तो इसमें ये नंबर कि पहले बैटिंग करते हुए टीम लड़खड़ा जाती है, 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाती, यानी कि साफ है कि 50 ओवर के इंटेंट वाले बल्लेबाजों की यहाँ पर भारी कमी नजर आ रही है अगर हम बात करें। बिल्कुल सही कहा। और सबसे एक चीज और है कि इस 50 ओवर पूरे बैटिंग करने को एक मुद्दा भी नहीं बनाया हुआ है, बिल्कुल इसे एक इशू नहीं समझा जाता। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आप इशू ही नहीं समझेंगे तो फिर आप उस पर काम भी क्या ही करेंगे। वो बहुत सही कहा। शायद कोच है या फिर कैप्टन है, प्लेयर्स है, मैनेजमेंट है, उन्हें शायद लगता है अरे कोई बात नहीं 50 ओवर मुद्दा है नहीं, और आपके जहन में एक चीज और चल रही होगी कि अरे पिछली बार का नंबर्स गिरा, पिछली बार तो हमने ओडीआई सेव कर लिया। ये मानेंगे ही, ये तो 99% आप जो भी व्यूअर्स हैं सबके माइंड में चल रहा होगा, फैंस के माइंड में चलेगा, तो बचा तो लिया ना, हो गया, क्या फायदा ये नंबर्स का। लेकिन हर बार एक जैसी चीजें नहीं होती बस। जी हाँ, हर बार आपको इतने ज्यादा होम मैचेस नहीं मिलने वाले, हर बार सिचुएशन वैसी नहीं होगी हर बार। और इस बार आपके सामने पीएनजी जैसी टीम नहीं है, पीएनजी से पीएनजी जैसी टीम से भी बहुत सारी वर्ल्ड कप लीग 2 उस राउंड में टीमों ने बहुत पॉइंट्स बटोरे। आपको ही पता है पीएनजी ने क्या ही मैच जीते हैं, बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस था पीएनजी का। इस बार वो बेस भी खत्म हो चुका है क्योंकि वहां पर इस बार कनाडा भी उस जगह को बढ़ चुकी है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है। स्कॉटलैंड और यूएई के खिलाफ वो एक भी मैच नहीं हारे अवे में जाकर, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि वो बेस भी खत्म हो गया। और नेपाल को शायद अपने घर में 12 मैचेस खेलने थे इस लीग 2 में, उसमें से 4 गए ऑलरेडी और 8 बचे हैं मैच, और अभी लगातार 3 उनको अवे में खेलना है। कंडीशंस बहुत डिफरेंट है पिछले लीग 2 के मुकाबले, ये सोचने वाली बात है। तो इसे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, अगर आप इसी को लेकर बैठे रहेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। तो यही है,
इसे एक मुद्दा भी नहीं समझा आता, अरे 50 ओवर क्या बैटिंग कर रही है, इतना रन बन जाए, हो गया, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसे अगर मुद्दा आप समझेंगे कि नहीं एक सच में एक इशू है तो इस पे काम किया जा सकता है, बिल्कुल, जी लेकिन ये ऐसे ही काम नहीं होगा, उसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। एक अगर आप देखें, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप किसी प्लेयर को लगातार मौके देते रहते हैं, मौके देते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपके लिए परफॉर्मेंस निकाल कर दे, और अगर वो परफॉर्मेंस निकाल कर आपको नहीं दे रहा और फिर भी आप उन्हें अगर टीम में लेते रहते हैं तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। जरूर जरूर। तो फिर क्या है, वो प्लेयर्स जो है वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और फिर ये हो जाता है कि शायद आप नाम और एक हाई वाले प्लेयरों को रखने के बजाय रखने के बारे में सोचते हैं बजाय परफॉर्मेंस बेस बिल्कुल, पर। बिल्कुल। अगर आप परफॉर्मेंस बेस पर एक अपनी स्ट्रॉन्ग 11 या स्ट्रॉन्ग 15 बनाने की कोशिश करेंगे तो आप एक मजबूत टीम बना सकते हैं, या अगर हम ओडीआई की यहाँ बात करें। लेकिन परफॉर्मेंस बेस पर अगर आप उस पॉइंट से हटे तो फिर मामला खराब होता हुआ नजर आएगा। एंड यहाँ पर मैं कुछ यंग जो प्रॉमिसिंग टैलेंट्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अर्जुन कुमल की यहाँ पर बात करते हैं। अर्जुन कुमल का आपको लगता है कि ये सही वक्त है उन्हें यहाँ पर नेशनल साइड में इंट्रोड्यूस करने का? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। देखिए अगर हम बात करें, अब वक्त आ चला है उनका भी, उन्होंने भी यहाँ कुछ गेम्स खेल लिए हैं। हम बात करें ए साइड से भी उन्होंने खेला है, और अब डोमेस्टिक में भी वो लगातार खेल रहे थे। और अब जिस तरीके का परफॉर्मेंस कुशल भुर्तेल जैसे ओपनर अगर हम कहें वो दे रहे हैं, ओपनर की यहाँ बात कर रहे हैं हम, जितना एवरेज एक साल में जितना रन बनाकर दे रहे हैं, 10-15 इनिंगों में आप देखेंगे तो 2 इनिंग आती है, उसके बाद गायब। पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में 29 इनिंग्स उन्होंने बैटिंग की है, उसमें 23 का उनका एवरेज है। सारे बैट्समैनों में सेकंड नंबर पर सबसे खराब एवरेज है, दीपेंद्र सिंह एरी के बाद। मतलब दीपेंद्र सिंह एरी बैट्समैन नहीं, ऑलराउंडर हो जाते हैं, उनको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। कुशल मल्ला का उनसे ज्यादा एवरेज, देख लीजिए ये नंबर आपके सामने है। और जब आप डिसीजन लेते हैं कि इस प्लेयर को लेना है, इस प्लेयर को लाना है, तो वो ऑन स्टैट्स होता है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, क्या किया है। हाँ, ये कई बार ये भी हो जाता है कि ये मेरे फेवरेट है, ये मेरे पसंदीदा है, फेवरेटिज्म हो जाता है, तो उसके चक्कर में खिलाते रहते हैं। लेकिन कई बार जब फैसला लेना होता है, किसी यंग को लाना होता है टीम में, तो यही देखा जाता है कि भाई जो पुराने प्लेयर है जो टीम में बने हुए हैं, उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एक वक्त पर आकर आ ही जाता है। और यहाँ पर भी वही मैटर है। कुशल भुर्तेल का 1 साल का परफॉर्मेंस जरूर बहुत ही, जो ग्राफ है उनका गिरा है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आकर ये कहना कि यहीं पर हम प्रैक्टिस करेंगे, यहीं पर हम लर्न करेंगे और यहीं से हम सीखेंगे, ये एक बहुत बचकाना सा बयान लगता है कि किसी भी की तरह से बहुत बार हम सुन चुके हैं। तो अब अर्जुन कुमल बिल्कुल तैयार है कि हाँ उन्हें मौका दिया जाए और ओपनिंग में उनको ट्राई किया जाए। परफॉर्मेंस यहाँ से आ नहीं रही है, आती 35-40 का एवरेज रहता कुशल भुर्तेल का एज ओपनर, तो हम ये बात नहीं छेड़ते, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरीके का हॉरिबल एवरेज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बात लाजमी उठ रही है। बिल्कुल सही कहा। डेफिनेटली आप यकीन मानिए ये होने वाला भी शायद आपको नजर नहीं आएगा, वो वापस से वही जाएंगे उसी नाम के साथ। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्लेयर खराब परफॉर्मेंस लगातार करता है और उन्हें उसका रेपुटेशन नहीं मिलता तो आखिर वो सुधरेगा कैसे, इंप्रूवमेंट कैसे होगी? वो तो फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं अल्तपोशन को ले लेंगे। आप सबसे बेहतर वक्त होगा कि कुशल भुर्तेल का आप निकालें कि आखिर रिपोर्ट आपका क्या है। उनकी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, सिर्फ 23 का एवरेज रहा उनका, सेकंड सबसे लोएस्ट एवरेज था बैट्समैनों में अगर हम बात करें नेपाल के क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। अब उनसे परफॉर्मेंस अच्छी हुई नहीं है, अब उनको यहाँ पर वक्त आ गया कि आप ए साइड में जाइए, ए साइड में रन कर परफॉर्मेंस कर अपने रिदम को वापस लाकर फिर आप नेशनल साइड में आने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंटली बाहर हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ए साइड में आप जाकर वहां पर अपनी फॉर्म लेकर आइए और फिर आप यहाँ पर वापस आने की कोशिश करिए। ये बोल्ड स्टेप्स है और ये इतना आसान नहीं, हमने बोल दिया और आपको क्या लगता है कि कैन जो मैनेजमेंट है वो या कोच जो है वो ले देंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर से देखिएगा वही फेवरेटिज्म, वही सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। और हुआ भी, आप देखिए जो लीग 2 हुआ, अभी जो 4 मैच शुरू हुए, वही सब चीजें घूम फिर के निकल कर आ गई। तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन डेफिनेटली वक्त आ गया। क्या अर्जुन कुमार आते ही 40-50 के एवरेज से बैटिंग करते लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि अर्जुन कुमार आएंगे तो एकदम जबरदस्त हो जाएगी ओपनिंग के पैर, आपको उन्हें भी वक्त देना पड़ेगा जरूर। लेकिन कम से कम आपने जो प्लेयर को आपने वक्त दिया था, 25, 30, 35 मैच दिए थे, उन्होंने जब आपको कोई रिपोर्ट अच्छी निकाल कर नहीं दी तो आखिर उसका एक खामियाजा जो उस प्लेयर को मिलना चाहिए वो क्या है? बिल्कुल। अगर 50-50, 60-60 मैचों तक भी वो परफॉर्मेंस ना करे प्लेयर और फिर भी टीम में बना हुआ रहे तो आखिर इससे नुकसान किस चीज का? वो जो यंग टैलेंट जो इंतजार कर रहे हैं अपना आने का, आखिर उन्हें मौका फिर जरूर। ये सही वक्त है। अभी वर्ल्ड कप लीग 2 शुरू ही हुआ है मैच, अभी भी टीम के पास 32 मैचेस है। आप कुशल को यहाँ पर एक्सक्लूड कर आप यहाँ पर अर्जुन कुमल को यहाँ पर एंट्री करा सकते हैं एज अ ओपनिंग प्लेयर आसिफ के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर के बारे में। मिडिल ऑर्डर में
जैसे हमने शुरू में आपको बताया 12 में से सिर्फ 3 बार 50 ओवर बैटिंग जो है टीम वो कर पाई है, और उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है मिडिल ऑर्डर का, और की पार्टनरशिप को बिल्डअप करे, हम बॉलें खेले, स्ट्रेच कर कर लेकर जाए और 50 ओवर बैटिंग करने की कोशिश करें। मिडिल ऑर्डर में एन कमी वो दिखती है, बिल्कुल दिखती है। और जिस तरीके से सिलेक्शन भी होते हैं, जैसे हमने कहा भी था, ओडीआई में भी हमें वो इस तरीके का एक टेम्परामेंट देखने को नहीं मिलता है। तो वहां पर हम चाहेंगे कि एक देव खन्ना को अब यहाँ पर रेगुलर वे में मौका दिया जाए। जी हाँ, और यहाँ से अगर हम बात करें तो कुशल मल्ला को अब यहाँ आउट होना होगा। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस भी इतना ग्राफ उठा नहीं है, ओडीआई की हम यहाँ बात करें, उनका परफॉर्मेंस टी20 में भी इतना खासा नहीं है। ओडीआई में अब उनकी बारी है, तो उनको थोड़ा साइडलाइन कर देव खन्ना को यहाँ मौका दिया जाए, तो तकरीबन और मैचेस उन्हें यहाँ पर रेगुलर मिले और स्ट्रॉन्ग बनाने में मिडिल ऑर्डर पर काम किया जाए। अगर हम बात कोच और कप्तान की तरफ से भी अगर हम देखें, बिल्कुल ओडीआई इंटेंट वाले प्लेयर्स को यहाँ भरने की जरूरत है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हमने कहा कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अरे उनके स्टार प्लेयर चले गए, अरे तो हमारे स्टार बैट्समैन है ये चले गए, वो स्टार के पीछे आप रहेंगे। तो हमने पहले कहा कि एक स्ट्रॉन्ग ओडीआई साइड बिल्डअप करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कौन सा नाम किसका फेवरेट में है, कौन से नाम से क्राउड आएगा। यार आप ये सोचेंगे तो डेफिनेटली फिर ओडीआई की स्ट्रॉन्ग साइड आपको बनाने में दिक्कत होगी। और आपके पास है वो प्लेयर जिन पे काम किया जा सकता है कि वो एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ओडीआई साइड बना कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें देखने को मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। जरूर कंसिस्टेंसी इन प्लेयर्स को देनी पड़ेगी आपको लगातार। आप देखिए तीसरे डाउन पर, माफ कीजिएगा, 1 डाउन पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स को ट्राई कर लिया गया है नेपाल की तरफ से अभी तक। 1 डाउन पर कोई एक प्लेयर हमें क्लियरली देखने को नहीं मिलता। भीम शार्की डेफिनेटली इस टीम में होने चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अभी कुछ वक्त पहले हमने आपके सामने वीडियो रखा, तो भीम शार्की तो 100% इस टीम में होने चाहिए। देव खन्ना की एंट्री यहाँ मिडिल ऑर्डर में टीम को करनी होगी, एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर को शेप अप करने के लिए आने वाले वक्त के लिए अर्जुन कुमार को एज अ ओपनिंग प्लेयर यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है बहुत एक और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीजें जो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्रिकेट को समझते हैं, ओडीआई क्रिकेट को लेते हैं, या फिर किस तरह से फ्यूचर को शेप अप करने वाले जो प्लान्स हैं उसको आप कहीं ना कहीं समझ पाते हैं। एंड उसके बारे में आप बताएं। नहीं जरूर, अब बारी है आकाश चंद को लाने की। यहाँ आकाश चंद जो कि कई थोड़े मरतबा मैचेस खेल भी चुके हैं टीम के लिए, उनको यहाँ पर अब सेटअप में लाने की जरूरत है और उनको मौका देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेस बॉलर को हटाकर उनको मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है। सोमपाल करन को आप रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाना चाहिए, यानी कि अगर आप 2 मैचेस के लिए सोमपाल को खिला रहे हैं तो वहां पर करन को फिर अगले 2 मैचेस के लिए मौका दिया जाए, या सोमपाल को अगर थोड़ा सा आप ज्यादा रखें, करन को थोड़ा कम करें और आकाश चंद को यहाँ मौका दे। जैसे आकाश चंद सोमपाल कामी, आकाश चंद करन केसी, इस तरीके से, ताकि वो सीनियर के साथ ये बॉलर भी अपना लर्न भी करे और मैचेस में भी रहे और मैचेस भी इन्हें प्रोवाइड हो। ये बहुत बेहतरीन तरीका होगा कि आकाश चंद को यहाँ पर, उनके पास अच्छी स्पीड भी है, अभी एक लंबी उम्र भी उनके सामने है, यंग है बहुत ज्यादा, तो फास्ट भी रहेंगे, पेस भी निकाल सकते हैं। इस वक्त क्योंकि उम्र बढ़ जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पेस निकाल पाना फिर ज्यादा। अभी काफी यंग टैलेंट है, तो काम होगा, मैचेस उन्हें मिलेंगे, साथ में एक्सपीरियंस अपने सोमपाल या करन होंगे, तो बहुत ज्यादा उन्हें भी मदद मिले। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली आप देखना पड़ेगा आपको कि कौन से प्लेयर्स हमें टीम में लेने चाहिए कि वो हमें अब एक लंबे फ्यूचर के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं टीम में। और ये सबसे बेस्ट रहेगा कि अब आप सोमपाल करन को रोटेशन पॉलिसी के तहत टीम में यहाँ पर ले और उनके साथ यंग प्लेयर आकाश चंद को एज अ पेसर यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करें। डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत मिस आउट भी, अगर आप देखिए किशोर महातो जो एक बेहतरीन पेस बॉलर लग रहे थे, उनके पास एक हाइट अच्छी थी, उन पर काम होता तो बहुत बेहतरीन होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी लाइमलाइट से ही कहीं ना कहीं बाहर है। और उसके बाद अगर आप देखें एक आध प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, स्पिनर डिपार्टमेंट में है मेरे ख्याल से भंडारी लेग स्पिनर मौसम ढकल है। तो और एक चीज और क्या होता है ना कि नेपाल की ए साइड जो है उनके फिक्सर्स इतने लगातार और अच्छे, ये सोचने वाली बात, उनके फिक्सर्स कुछ बेहतर रहते तो वहां से कुछ और मैचेस मिल सकते थे, आकाश चंद हो, अर्जुन कुमार हो, देव। लेकिन इस साइड को हमने देखा अभी 2 ओवर सीरीज खेली, उसके बाद कहीं ना कहीं वो लंबा बैठ गए हैं। और आगे में नेपाल ए साइड कितनी सीरीज होगी ये भी देखने वाली बात होगी कि नेपाल ए साइड घर से बाहर भी निकलती है या फिर नहीं, और निकलती भी तो कहां जाती है खेलने के लिए, ये भी देखने वाली बात हो जाती है। इसीलिए अब वक्त आ गया कि आप अपने एक यंग पेसर को टीम के साथ लगातार जोड़े। इसके एग्जांपल्स भी हम रिसेंटली कई सारी टीमों में देख रहे हैं, एशिया टीमों में। नहीं जरूर देखिए, आप स्कॉटलैंड में देखिए जैस्पर डेविडसन भी आप देखेंगे, फौरन उन्हें यहाँ डेब्यू कराया गया है। ब्रैड क्यूरी को आप देखें किस तरीके से उन्हें यहाँ सेटअप में लाया गया। जरूर क्रिस सोला, साफियान शरीफ के साथ साथ वो खेले हैं, ब्रैड क्यूरी हो या आपके
जेस्पर डेविडसन भी हो, और फिर नाइबिया को आप देखिए, नाइबिया ने जिस तरीके से अचानक से एक बाहर ला दी है नए नए प्लेयर्स को भरने की अपनी टीम में। जरूर है, जरूरत भी है, उन्हें बहुत जरूरत है प्लेयर्स की कि कोई मिले उन्हें ऐसे प्लेयर्स परफॉर्म करने वाले, तो वो ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि यंग प्लेयर को अभी मौका दे रहे हैं, और साथ में लेकर भी आए हैं। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के सीरीजेस में भी वो अपने साथ लेकर आए हैं, जैसे कि आप देखें जैक ब्रासील है, यान बाल्ट है, वो भी पेसर है और बैट्समैन भी है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो इसी तहत नेपाल को भी ट्राई करना चाहिए कि वो यंग के साथ साथ, सीनियर्स के साथ साथ यंग को भी टीम में मौका दे। जरूर टीम खुद यंग है, टीम बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन टीम गलतियां इतनी कर रही है अगर बल्लेबाजों की बात और करें। हम इसलिए यहाँ पर बॉलिंग में इस चीज की बात कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग में अगर यंग न्यू पेसर आते तो बहुत बेहतरीन रहेगा। सोमपाल करन जो है वो कितना वक्त और लंबा खेलेंगे? जरूर, काफी वक्त से हो भी चला है, और अच्छा रहेगा कि एक यंग प्लेयर पेसर साथ जुड़े तो और ज्यादा टीम को बेहतर होगा। वो बहुत आने वाले वक्त, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट खेलेंगे और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो भी परफॉर्मेंस में अपनी एक कंसिस्टेंसी लाना शुरू करें। बिल्कुल, और उसके लिए आपको उन्हें कंसिस्टेंट भी रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कहीं ना कहीं खिलाया उन्हें, मान के चलिए लीग 2 का 2 मैच आपने शुरू में खिलाया, फिर उन्हें बिठा दिया और फिर वो 2-3 मैच तक कहीं ना कहीं बाहर है, फिर अचानक से वो आए। आप ये सोच रहे कि स्क्वाड में तो हम रख ही रहे, वो काफी नहीं होगा। नहीं। सिर्फ स्क्वाड में रख के आप किसी पेसर को तैयार नहीं कर लेंगे, आपको उन्हें कंसिस्टेंसी से, हमने पहले कहा, आपको रोटेशन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। सोमपाल एक मैच में है और फिर आकाश चंद उनके साथ खेल रहे हैं, या 2 मैच में है, फिर 2 मैच के लिए करण आते हैं, या उसके बाद आकाश चंद आते हैं। आकाश चंद की जगह लगातार बनी रहनी चाहिए उस पेस टाइमिंग अटैक में, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन कुमल, देव खन्ना और यहाँ पर बात करें आकाश चंद, इन तीनों को अब वक्त आ गया है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी में टीम के साथ जोड़ा जाए एक स्ट्रॉन्ग ओडीआई साइड बिल्डअप करने के लिए। आप जैसे हमने पहले कहा, अगर आप परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया पे जाएंगे तो आपको ये वीडियो और ये सारी बातें समझ में आएंगी। और अगर आप दुनिया भर की चीजों में जाएंगे, उन्होंने वहां पर एक इनिंग वैसी खेल दी थी, उन्होंने वहां पर वो खेल दिया था, वो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, वो क्राउड पुलिंग प्लेयर्स हैं, उनके एक चौके पे ज्यादा शोर होता है बजाय उनकी 40 पे या 50 पे। अगर आप ये सब चीजें सोचते तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा और फिर आप उसी घिसापिटी में चलते रहेंगे कि हाँ खेलते रहो, आओ। एक अभी मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, अभी मान लीजिए कुशल भुजबल आए और उन्होंने एक मान लीजिए 50 रन की इनिंग खेली, इन खेलते सब वापस से वही कह देंगे हाँ बेहतरीन फॉर्म में, अच्छे टच में नजर आ गए, फिर वो 4-5 इनिंग तक फ्लॉप होंगे, फिर वही कहानी हो जाए। जी हाँ, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की, वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती नहीं। जैसे हमने कहा 23 का एवरेज उनका रहा है लगभग 29-30 मैचेस खेलकर, जो कि सेकंड सबसे लोएस्ट है नेपाल के बैट्समैन की कैटेगरी में, नेक्स्ट जो पिछला क्रिकेट वर्ल्ड कप से गया। ये सोचने वाली बात है, ये परफॉर्मेंस की बात है। कुशल मल्ला की परफॉर्मेंस आप उठाकर देखिए, ओडीआई में वो अपना विकेट आते हैं और थ्रो कर देते हैं, उनका वही सेव आउट होने का तरीका लगातार रहता है। भीम शाह के इंक्लूड होने चाहिए। नेपाल की इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए जो 32 मैचेस बचे हैं, इसके लिए जेली क्रिकेट की 15 की स्क्वाड क्या होगी, प्रॉपर 15 स्क्वाड हमारी क्या चॉइस होगी, उसको लेकर वो हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे आजकल में ही। उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या एक स्ट्रॉन्ग 15 नेम हो सकते हैं ओडीआई के लिए, नेपाल के लिए, कि वो आने वाले 32 मैचों में टीम को लीड करे और जो भी ओडीआई वगैरह मैचेस होंगे उसमें भी लीड कर जो टीम है खेलते हुए नजर आए, जिससे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ओडीआई साइड नेपाल बिल्डअप करने में कामयाब हो सकता है। वो इंटेंट वाले प्लेयर का बिल्डअप करने में कामयाब हो सकता है जो कम से कम 50 ओवर बैटिंग करने के बारे में पहले सबसे पहली प्रायोरिटी रखें कि हमें 50 ओवर बैटिंग पूरी करनी है, जो पिछले लीग 2 में पूरी तरह से ये फ्लॉप रहे थे कि 12 में से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने 50 ओवर बैटिंग की है। ये चीजें जो है ये नजरअंदाज करने वाली चीजें नहीं है, ये आने वाले वक्त पर ये चीजों का टेस्ट होगा और उस टेस्ट में टीम को पास करने के लिए आपके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग इंटेंट वाले बैट्समैन चाहिए, जिसके बारे में 15 की स्क्वाड में हम अपनी बात जरूर करें। एंड एट द एंड कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जरूर इस पे जरूर ट्राई करना चाहिए और फैसला लेने का वक्त है। फैसले, प्रैक्टिकल फैसले लेने की जरूर तो बेहतर होगा कि जो बोला है, अगर काश ऐसा हो जाए तो बहुत टीम को काफी इससे बेनिफिट्स। बिल्कुल, और यकीन रखिए हमने वीडियो के शुरू में ही बोला था, बीच में बोला और अभी भी बोला, चांसेस बहुत कम, बहुत ब्लैक है। प्रैक्टिकल होना और बोल्ड फैसले लेना, फ्यूचर को देखते हुए फैसले लेना, प्रैक्टिकल रहना, परफॉर्मेंस बेस पर टीम का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है। ये नहीं होने वाला, फिर से शायद आपको वही सब देखने को मिले जो लगातार चल रहा है। हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, टीम को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अवे में भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बने रहिए डेली के चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए और उस वीडियो के लिए इंतजार जरूर करिए कि जहां पर हम अपने 15 प्लेयर्स की चॉइस बताएंगे जो नेक्स्ट नेपाल के 32 मैचेस लीग 2 के राउंड्स के लिए बेहतरीन रह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में